जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। तो आज की क्लास में लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स फार्मूले की, जो कि सुपर ट्रिकी फार्मूले हैं, और इस तरह की एक पूरी सीरीज में लेकर के आऊँगा जिसमें डिफरेंट जो चैप्टर्स होंगे उनसे रिलेटेड जो भी सुपर ट्रिक्स होंगे उनको मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए जो मैंने चुना है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को चुना है, और आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जो बेहतरीन से बेहतरीन फार्मूले हैं, जो सुपर ट्रिकी फार्मूले हैं, वो कैसे होते हैं और वो आपकी हेल्प किस तरह से करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। आज का जो पहला फार्मूला है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन के लिए है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन के लिए है। तो इसको समझते हैं। देखो, अगर कोई रेखा है x by प्लस c इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे कोई एक पॉइंट है x1 और y1, यहाँ पे कोई पॉइंट है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, तो ये h, k पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर नाम दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये एक प्लेन मिरर है, तो जब एक प्लेन मिरर कंसीडर होगा तो इसका एक इमेज यहां पे फॉर्म होगा। मान लो ये है h डैश और k डैश, तो ये है कोऑर्डिनेट किसका? रिफ्लेक्शन का। ये किसके हैं कोऑर्डिनेट्स? रिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन आपको यहाँ दिख रहा है, तो ये क्या होंगे? पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स होंगे, जो कोऑर्डिनेट होंगे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन का होगा। ठीक है, ये जो h डैश और k डैश जो पॉइंट होंगे वो किसके लिए होगा? पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एक फुट कहाँ पे होता है, तो फुट जो ये परपेंडिकुलर गिरता है उसका ये फुट, इसको लंबपात भी कहते हैं, और इसी का रिफ्लेक्शन अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो रिफ्लेक्शन के पॉइंट्स हैं। तो पहला वाला जो हमारा है फार्मूला h माइनस x1, कुछ खास नहीं करना है, h में से x1 को सब्ट्रैक्ट करना है और नीचे क्या लगाना है? a। नीचे हमें क्या लगाना है? a। ठीक है, उसी तरह से k माइनस y1, k में से y1 को सब्ट्रैक्ट करना है, नीचे क्या लगाना है? नीचे b हमें लगाना है। उसके बाद से पूरे इक्वेशन को हमको उतार देना है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगाना आप नहीं भूलेंगे, फिर ये पूरे इक्वेशन को आपको लिख देना है, और नीचे क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह से दूसरा वाला देखते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। रिफ्लेक्शन के लिए वही h डैश में से x1 घटेगा, k डैश में से y1 घटेगा, a और b रहेगा। फिर यहाँ पे फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और रिफ्लेक्शन में, कि यहाँ पे ये चीज़ दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी इसलिए हो जाती है कि ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है। इन दोनों का क्या होता है? मिड पॉइंट होता है। अब चाहो तो केवल यही निकाल के ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए फार्मूला मेरे ख्याल से ये क्लियर हो चुका है। अब इस फार्मूले का यूटिलाइजेशन देखते हैं कि कैसे हम इस फार्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है, कह रहा है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3,4 ऑन द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो एक यहाँ पे लाइन ले लिया, ये लाइन हमारी है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और यहाँ एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है 3,4, और ये 3,4 हमारा क्या है?
ये है x1 और ये है y1। यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला, हमें इसी परपेंडिकुलर को पॉइंट को m मान लेते हैं, मुझे h और इस k को निकालना है, ठीक है, इसी पॉइंट को निकालना है, h और k को फाइंड करना है। फार्मूला पहले लिख देते हैं, h माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू k माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस a x1 प्लस b y1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे फोट ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं h माइनस x1 कौन सा है, x1 ये 3 है, अपॉन a हमें कहाँ से लेना है, a आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा 3 है, तो यहाँ पे आपको 3 पुट कर देना है। k माइनस y1 आपके पास 4 है, तो यहाँ 4 रखोगे। b आपके पास क्या है, b आपके पास -4 है, पूरे साइन के साथ लेना है, ठीक है, साइन को नहीं छोड़ना है। b आपका -4 है, तो यहाँ -4 आ जाएगा, माइनस ये पूरा का पूरा समीकरण हम नोट करेंगे। 3 x की जगह x1 आएगा, -4 y की जगह y1 आएगा, +5 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि 9 + 16, ठीक है। तो ये h -3/3 k -4 माइनस ये आएगा 9 -16 + 5 बट्टे में 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इतना फॉर्मेशन हमारा हो चुका है। अब इस फिगर की कोई नीड नहीं है मुझे, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर सामने आएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो h -3/3, पहले h मैं निकाल लेता हूँ इसको, यहाँ पे -14 -16/25, ठीक है। तो h/3 -1 हो जाएगा ये, और ये मुझे दे देगा -2/25 दे देगा, विच इम्प्लाई दैट h/3 इज इक्वल टू 2/25 + 1, विच इम्प्लाई दैट h/3 इज इक्वल टू 27/25, h इज इक्वल टू 81/25। तो h की वैल्यू आ चुकी है 81/25। 81/25 मुझे इन दो पोर्शंस में दिख रहा है, a और b में से ही कोई एक आंसर हो सकता है। अब निकालते हैं k को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो k -4/-4 इज इक्वल टू 2/25। k/-4 + 1 इज इक्वल टू 2/25, विच इम्प्लाई दैट k/-4 इज इक्वल टू 2/25 - 1। k/-4 इज इक्वल टू -23/25, k इज इक्वल टू, ये मुझे दे देगा 92/25। 92/25, तो 81/25 h है हमारा, k है 92/25। A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये फोट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का पर्टिकुलर फार्मूला है। आगे बढ़ते हैं, एक रिफ्लेक्शन का भी क्वेश्चन है, तो रिफ्लेक्शन के भी पॉइंट को यहाँ निकाल लेते हैं। मेथड वही है, यहाँ एक लाइन खींचा और 5x + y + 6 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से ये पॉइंट ले लिया 4 और -30, तो x1 और y1 ये हो गया,
और यहीं के रिफ्लेक्शन एच डैश और के डैश, इस पॉइंट को हमको निकालना है। ठीक है, तो इस बार मैं डायरेक्टली इसको करने जा रहा हूँ। फार्मूला तो मालूम ही है, एच डैश -4 अपॉन 5 हो जाएगा इज इक्वल टू के डैश प्लस 13, इसमें से ये घटेगा, के डैश में से घटेगा -13 तो +13 हो जाएगा और नीचे अपॉन में 1 हो जाएगा इज इक्वल टू -2 इसलिए क्योंकि ये रिफ्लेक्शन पूछ रहा है इसीलिए दोगुना हो जाएगा। और फिर इसके साथ रख देते हैं 5 × 4 -13 + 6 अपॉन में ये 26 हो जाएगा, 25 और 1 26 हो जाएगा। अब एच डैश -4 अपॉन 5 इज इक्वल टू, इसको हल करते हैं तो ये 20 और 6 26 और 13, 26 में से ये 13 घटेगा तो 13 हो जाएगा। फिर ये देखिए 20 और 6 26 में से 13 घटेगा, फिर 13 दूना 26 हो जाएगा तो -26/26 ये कट चुका। तो एच डैश -4 अपॉन 4 इज इक्वल टू -1 विच इम्प्लाई दैट एच डैश -4 इज इक्वल टू -5। तो एच डैश मुझे मिल गया -1, एच डैश की वैल्यू मुझे क्या मिल गई -1। चलिए के डैश के लिए देखते हैं, तो के डैश प्लस 13 इज इक्वल टू -1, तो के डैश मुझे मिल गया -14। तो ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अभी ढेर सारे फार्मूले आने वाले हैं। चलिए, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। पैराबोला एक जनरल फॉर्म में अगर होता है तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने के लिए काफ़ी दिक्कतें आती हैं, उसको एक अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है तब आप निकालते हो, बट यहाँ से डायरेक्टली आप निकाल लेंगे। पहला जो फार्मूला बता रहा है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए, ठीक है, नाभि लंब की लंबाई जिसको कहते हैं, नाभि लंब की लंबाई के लिए फार्मूला है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए। आपका परवलय अगर a स्क्वायर by + cx + d = 0 वाला है, ठीक है, तो इसके लिए नाभि लंब की लंबाई हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट आपको यहाँ पे लेना है और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोफिशिएंट दे करके इसका मॉड निकाल लेना है। और अगर जो आपका पैराबोला इस फॉर्मेट में है py² qy + rx + x के फॉर्मेट में है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालने के लिए कोफिशिएंट ऑफ x करना है, देन कोफिशिएंट ऑफ y² करना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये फार्मूला क्लियर हो गया होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ दिस पैराबोला x² -4x -8y + 12 = 0। अब देखिए, नॉर्मली अगर आपको निकालना होता तो आपको इसको पूरा फॉर्मेट बदलना होता, बट यहाँ से हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए। अब देखिए ये किस फॉर्मेट में है, इस फॉर्मेट में है, यानी कि x² वाले फॉर्म में है। तो क्या कह रहा है, मॉड लगाना है और कोफिशिएंट ऑफ y लेना है। तो यहाँ y का कोफिशिएंट मुझे क्या दिख रहा है, -8, तो मैंने -8 यहाँ पे लिख लिया अपॉन, फिर हमको क्या लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x² लेना है। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे मुझे साफ तौर पे 1 दिख रहा है, तो ये मेरा आंसर कितना हो जाएगा, +8। 8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, तो C इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर फाइंड करना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, फिर से वही x वाले ही फॉर्मेट में है। तो कोफिशिएंट ऑफ y देखो -1 है, और नीचे क्या लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x² लिखना है, तो वो लिख दिया मैंने। ये आ गया कितना, 1/3। तो लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम हमारा निकल गया 1/3। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही ईजिली, बहुत ही आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ पे कुछ चीज़ को देख लेते हैं। फार्मूला इफ पैराबोला इज इन द फॉर्म, ये फार्मूला किसके लिए निकालना है, एक्सिस, कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि पैराबोला का एक्सिस क्या है, उसके लिए है। तो x² + bx + cy + d = 0, ये दो फॉर्मेट है आपके पैराबोला के। देन द फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, यहाँ पे देखिए ध्यान दें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस कह रहा है, अक्ष का समीकरण आपको निकालना है। यहाँ पे
एक जनरल फॉर्म से जब अक्ष का समीकरण निकालते हैं तो वो थोड़ा सा हैक्टिक होता है, बड़ा होता है, बट यहाँ पे सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये कहता है कि अगर पहले फॉर्मेट का पैराबोला है, यानी कि एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मेट का है, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई एज अ कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे y आपको कांस्टेंट ले लेना है और x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगर ax स्क्वायर bx वाले फॉर्मेट का आपका है पैराबोला, तो आप y को कांस्टेंट मान के x का डिफरेंशिएशन करोगे। उसी तरह से पी वाई स्क्वायर वाले फॉर्मेट में है तो आप x को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएट गिवन h1 विथ रिस्पेक्ट टू y कीपिंग द x एज अ कांस्टेंट। x को कांस्टेंट मान के किसको डिफरेंशिएट करना है? आपको y को। तो इससे आपको इक्वेशन ऑफ द एक्सिस आपको मिल जाएगा। तो चलिए इक्वेशन ऑफ एक्सिस के लिए देखते हैं। चलिए द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अब हमारा पैराबोला जो है वो इस फॉर्मेट में है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x के फॉर्मेट में है। तो सीधी सी बात है, y को कांस्टेंट लेकर के डिफरेंशिएट कर लो, आपको एक्सिस ऑफ मिल जाएगा, एक्सिस ऑफ द पैराबोला। ठीक है, पैराबोला के एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं 2x माइनस 4, ये 0 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दिस विल बी द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। बहुत ईजिली आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, फिर एक्सिस ऑफ द पैराबोला पूछ रहा है। इस बार फॉर्मेट थोड़ा सा बदला है, पैराबोला y पर के फॉर्मेट में है, तो हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे? y को, और किसको कांस्टेंट मानेंगे? x को। तो 4 2 जा 8y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 4 को कॉमन ले लिया, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2y माइनस 1 इज इक्वल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, दैट इज द 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आगे बढ़ते हैं, अगला है फार्मूला फॉर इसेंसिटी ऑफ द एलिप्स। किसी भी दीर्घवृत्त के लिए जब वो जनरल फॉर्म में होता है, इसेंसिटी निकालना बहुत ही कठिनाई वाला काम हो जाता है, बहुत ही हेक्टिक होता है, ये काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। बट इन दो फार्मूलों से आप बहुत इसको ईजिली निकाल सकते हैं। देखिए फॉर्मेट क्या कहता है कि अगर a बड़ा है b से, एलिप्स दो प्रकार के होते हैं जिसमें a बड़ा होता है b से और दूसरा फॉर्मेट होता है b बड़ा होता है a से। तो पहले फॉर्मेट में क्या है? a बड़ा है b से, तो इसेंसिटी आपकी निकलेगी कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर बटे में क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। याद रखेंगे, अगर a बड़ा है b से तो ऊपर क्या आएगा? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और अगर b बड़ा है a से, b बड़ा है a से, तो ऊपर आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिलहाल अब देखते हैं इस प्रश्न को, ध्यान से देखेंगे। द इक्वेशन ऑफ दिस एक्स स्क्वायर 4y स्क्वायर 2x 16y प्लस 13 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द एलिप्स। ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है एलिप्स को। ठीक है, दीर्घवृत्त को एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उत्केंद्रता यानी कि इसेंसिटी आपको बतानी है, तो उत्केंद्रता के लिए ये फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस। यहाँ पे चेक करते हैं कौन बड़ा है। यहाँ पे देखिए आपका b बड़ा है, ठीक है, a x के साथ होता है और y के साथ b होता है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख पा रहे हैं कि b बड़ा है किससे? a से। तो ये वाला लगेगा फार्मूला। जब b बड़ा है a से तो आपको कोफिशिएंट ऑफ किसका लेना है? एक्स स्क्वायर का लेना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1। और नीचे किसको रखना है? वाई स्क्वायर के गुणांक को। तो वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है? 4, 3/4 यानी कि √3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल ये सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, √3/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए क्या फॉर्मेट चल रहा है। यहाँ पे 9x स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस 30y। तो साफ तौर पे यहाँ a बड़ा है b से। ठीक है, तो a बड़ा है b से, तो इसेंसिटी के लिए हम क्या लिखेंगे? a बड़ा है b से तो कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पहले आएगा। ठीक है, अगर a बड़ा है b से तो फार्मूले में क्या था? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर पहले आएगा। एक बार और फार्मूला मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए
अगर a बड़ा है b से तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर देख सकते हैं कि ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आते हैं इस पे, तो यहाँ a बड़ा है किससे, b से, तो कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर ऊपर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे होगा। तो ये हो जाएगा 4/9 यानी कि 2/3, 2/3 आपका इसका एसेंसिटी हो जाएगा। ऐसे निकालते तो काफ़ी बड़ा पड़ता है, काफ़ी हेक्टिक होता है, बट इसके बाद से काफ़ी इजीली काम आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, किसी भी दीर्घवृत्त के लिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना अपने आप में एक बड़ी चीज होती है जब वो जनरल फॉर्म में होता है। जनरल फॉर्म में बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है, 2b² आप जानते हैं। तो पहले इसको क्या करना होगा, पूरा ओपन करना होगा, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना होता है, फिर आप जा करके इसको बनाते हैं। बट ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, सबने बुकिश लैंग्वेज में किया होगा। यहाँ जो शॉर्ट ट्रिक फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे डायरेक्टली आप किसी भी इलिप्स के लिए, किसी भी दीर्घवृत्त के लिए आप उसके लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को निकाल सकते हैं। तो बहुत ईजी फॉर्मेट है, देखेंगे। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, अगर दो स्थितियाँ बन रही हैं यहाँ पे, ए अगर बड़ा है बी से, ए अगर बड़ा है बी से, तो यहाँ ध्यान देंगे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लेना है, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है। 2 कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर लेना है, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेना है, ठीक है। दूसरे फॉर्मेट में आते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम के लिए। तो अगर जो बी बड़ा है ए से, अगर जो बी बड़ा है ए से, तो बी बड़ा है अगर ए से, तो यहाँ क्या लेंगे, ठीक उल्टा कर देंगे, 2 गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर जो b बड़ा है a से, तो 2 गुणा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। चलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालते हैं शॉर्ट ट्रिक फार्मूले से। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारा a जो है वो छोटा है b से, यानी कि b बड़ा है a से, तो b बड़ा है a से 100% ये वाला फार्मूला लगेगा। तो मैंने 2 लिखा इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिया, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 4 है। फिर अंडर रूट हमें लेना है कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो कि 9 है, तो ये 8/3 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड हो गया। 8/3 देखते हैं कहाँ पे, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से हम बहुत ही इजीली इन फॉर्मेट्स के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स, यहां भी हम देख पा रहे हैं कि b हमारा ग्रेटर है, b ग्रेटर है किससे, a से, b ग्रेटर है किससे, a से। फिर से वही फॉर्मेट आ गया, देखिए b ग्रेटर है a से, तो हम यहाँ पे क्या लगा रहे थे, ध्यान से देखेंगे, b ग्रेटर है a से, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोगुने के साथ अंडर रूट वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज करेंगे। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालना होगा, तो 2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो 9 हो गया, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो ये 18/4 हो गया। 9/2 आपका आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एफर्टलेस ये कर देते हैं, ये फार्मूले अगर याद हैं तो एफर्टलेस आपको कर देते हैं, बहुत ईजिली बनाते हैं। फार्मूले एसेंसिटी ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। लेट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला का चूंकि एक ही फॉर्मेट होता है इक्वेशन के लिए, है ना, बाकी माइनस के साथ चेंज होता है, तो इसमें a बड़ा और b छोटा ऐसा कोई स्थिति बनती नहीं है। तो यहाँ एक ही फार्मूला है आपके पास और बहुत ही इजी सा, यहाँ छोटा एक मैं कर देता हूँ। किसी भी हाइपरबोला की, चाहे किसी भी फॉर्मेट में आपका है, जनरल फॉर्मेट में है आपका हाइपरबोला, उसकी सेंसिटी आप इस फार्मूले से बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। करना सिर्फ आपको इतना है कि 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में कोफिशिएंट ऑफ आपको वाई स्क्वायर करना है। 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बटे में कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर यहाँ पे कर देना है। एसेंसिटी आपका हाइपरबोला निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉड ले लेना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। एसेंसिटी इस हाइपरबोला के लिए निकालते हैं। तो फार्मूला अप्लाई किया, 1 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 9 दिख रहा है, अपॉन यहाँ पे मॉड पे लेना है। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है आपको,
यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट मॉड में लिया जा रहा है क्योंकि वो जनरली माइनस ही होता है, तो -4 आपका मॉड में मिल गया। तो 1 + 9/4, तो ये √13/2 हो जाएगा, √13/2। तो फिलहाल √13/4 है, कोई दिक्कत नहीं है। बी इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सारे फार्मूले इसके इंपॉर्टेंट हैं। चलिए इसको देखते हैं। इसेंट्रिसिटी ऑफ x² - 3y² - 4x - 6y - 11 = 0। तो यहाँ इसेंसिटी हमको निकालना है। ठीक है, फार्मूला हमारा क्या था, √1 प्लस जो कोफिशिएंट हमको किसका लेना है, x² का, तो जो कि 1 है, और y² का मॉड के साथ ले लेना है। ठीक है, तो 1 + 1/3 यानी कि √4/3 यानी कि 2/√3 आपका इसकी इसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता आ जाएगी। तो एफर्टलेस, बहुत ही इजीली आप इसको बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। तो चलिए आज की क्लास को हम यहाँ पे ओवर करते हैं। इसी तरह से ढेर सारे फार्मूलों के सीरीज पूरी लेकर के मैं आ रहा हूँ। इस तरह के शॉर्ट ट्रिक फार्मूले और जो कि कैलकुलस के लिए होंगे, अलजेब्रा के लिए होंगे, ट्रिगो के लिए होंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं और समय को बचाने वाले हैं। तो जुड़े रहेंगे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। इस तरह के और भी फार्मूले तब के लिए जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।